2 फरवरी 2021। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को वर्ष 2021-22 के लिए देश का बजट पेश किया। इस बजट में टैक्स स्लैब में मध्य वर्ग को कोई राहत नहीं देने से लेकर गरीब के हाथ में पैसा पहुंचाने की किसी योजना का ऐलान नहीं हुआ। उल्टे सरकार ने इस बजट में देश के कई सार्वजनिक उपक्रमों, बीमा, रेलवे और बैंक में विनिवेश करने का ऐलान कर दिया है। नतीजतन मोदी सरकार विपक्ष के साथ साथ सोशल मीडिया पर बुरी तरह से घिर गई है और गली मोहल्लों तक में सार्वजनिक संपत्ति बेचने की कड़ी आलोचना हो रही है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि बेकार असेट्स आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान नहीं करती हैं और घाटे के सार्वजनिक उपक्रम का विनिवेश जरूरी है। इस पर आम लोगों की प्रतिक्रिया है कि सरकार का घाटे का बजट हर साल पेश होता है, तो क्यों न सरकार का ही विनिवेश कर दिया जाए। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट करके कहा है कि गरीबों के हाथ में नकद देने की बात तो दूर, मोदी सरकार अपने पूंजीपति दोस्तों के हाथ में देश की संपत्ति सौंपने की योजना बना रही है। ब्लूमबर्ग में पत्रकार इरा दुग्गल की रिपोर्ट है कि सरकार ने कुछ खास खर्च नहीं किया है। वित्त वर्ष में 30.42 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान था, लेकिन 34.5 लाख करोड़ रुपए ही खर्च किया है। इस पैसे का बड़ा हिस्सा भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई के लोन की भरपाई में किया जाता है। कई रिपोर्टें आई थीं कि एफसीआई पर 2 से 3 लाख करोड़ रुपए की देनदारी हो गई है। ऐसे में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या एफसीआई को लोन मुक्त इसलिए किया जा रहा है कि आगे चल करके इसे भी किसी को बेचा जा सके। वहीं तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने कहा है कि बजट का थीम है बेचो भारत को। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने इसे 100% अंधा बजट बताया। उन्होंने कहा कि रेलवे बेची गई, हवाई अड्डे बेचा, बंदरगाह बेचा, बीमा बेचा, 23 पीएसयू बेचे, आम लोगों की अनदेखी की, किसानों की अनदेखी की, अमीर और अमीर हो रहे हैं, मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं, गरीब होता जा रहा है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में बजट पेश करते हुए कहा कि इस साल विनिवेश का लक्ष्य 1.75 लाख करोड़ रुपए का है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बेचकर 2.1 लाख करोड़ रुपए हासिल करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले साल बड़े विनिवेश की योजना तैयार की गई थी, जिसमें एलआईसी के शेयर बेचे जाने की बात भी शामिल थी। इस योजना को इस साल पूरा किया जा सकता है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 1.05 लाख करोड़ और वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 80,000 करोड़ रुपए के विनिवेश का लक्ष्य रखा था। अब सरकार इस विनिवेश के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 2 सहकारी बैंकों और एक इंश्योरेंस कंपनी समेत कई पब्लिक सेक्टर की कंपनियों की हिस्सेदारी बेचने जा रही है। सरकार आईडीबीआई बैंक, बीपीसीएल, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड समेत कई अन्य कंपनियों में हिस्सेदारी बेच करके रकम जुटाने का प्रयास करेगी। मशहूर अर्थशास्त्री और जेएनयू में पढ़ाने वाले प्रोफेसर अरुण कुमार मानते हैं कि सरकार अब भी अपने वित्तीय घाटे को छिपा रही है। पिछले वित्त वर्ष में वित्तीय घाटा जीडीपी का 9.5% है, जिसे नए वित्त वर्ष में 6.8% तक लाया जाएगा और आगे चलकर इसे 4.5% तक लाना होगा। ये बताता है कि सरकार की वित्तीय हालत ठीक नहीं है, वो आय से कहीं ज्यादा खर्च कर रही है। सीपीआई-एमएल ने बजट पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा है कि कोविड महामारी के बाद आए मोदी सरकार के पहले बजट में खतरनाक रूप से नीचे गिर रही अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में कोई कोशिश नहीं की गई है। न ही इसमें नौकरियां खो चुके और आय और जीवन यापन के स्तर में भारी गिरावट से परेशान लोगों के लिए कोई तात्कालिक राहत दी गई है। उल्टे इसमें संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था के बोझ को जनता के कंधों पर डालकर बड़े कॉरपोरेटों के लिए अकूत संपत्ति जमा करने के लिए और भी अवसर बना दिए गए हैं। पार्टी के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने एक बयान में कहा कि अर्थव्यवस्था में सरकारी निवेश और खर्च को बढ़ाने की सख्त जरूरत है, लेकिन ये बजट थोक के भाव में विनिवेश और निजीकरण की दिशा में केंद्रित है।
उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन, आय में बढ़ोतरी और आम आदमी की क्रय शक्ति में इजाफा करने की दिशा में इस बजट को केंद्रित होना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया गया है। भारत के 100 सर्वाधिक धनी अरबपतियों की संपत्तियों में महामारी और लॉकडाउन के दौरान भारी बढ़ोतरी हो गई, लगभग 13 लाख करोड़। लेकिन बजट इस संपत्ति को वैसे ही छोड़ दे रहा है। इस पर वेल्थ टैक्स या ट्रांजैक्शन टैक्स क्यों नहीं लगाया जा सकता है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा कि बीमा कंपनियों में एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी के शेयर बाजार में उतारे जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हम साल 2021-22 में जीवन बीमा निगम का आईपीओ लेकर के आएंगे, जिसके लिए इसी सत्र में जरूरी संशोधन किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस बजट में ये भी बताया गया कि राज्य सरकारों के उपक्रम के विनिवेश को भी अनुमति दी जाएगी। इससे पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में विनिवेश का रास्ता खुल जाएगा। इस दिशा में लागू की जाने वाली इस नीति इस बजट में दी गई है। राज्य सरकारों को भी उनके उपक्रम में विनिवेश की अनुमति दी जाएगी। निर्मला सीतारमण ने लंबे समय से घाटे में चल रही कई सरकारी कंपनियों के निजीकरण की बात की है। इसमें बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, एयर इंडिया, आईडीबीआई बैंक, एससीआई शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सीसीआई कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बीईएमएल और पवन हंस के निजीकरण का ऐलान किया गया है। अगले 2 सालों में पब्लिक सेक्टर के 2 बैंकों के निजीकरण की बात कही गई है ताकि राजस्व बढ़ाया जा सके। वित्त मंत्री ने कहा है कि इन सभी कंपनियों के विनिवेश की प्रक्रिया साल 2022 तक पूरी कर ली जाएगी। वहीं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने इस बजट पर कहा है कि उपकर यानी सब टैक्स लगाने से व्यापक प्रभाव पड़ेगा और ये संघीय ढांचे के खिलाफ है, क्योंकि राज्यों को उपकर का हिस्सा नहीं मिलता है। सरकार ने गरीबों, प्रवासी कामगारों और मजदूरों की अनदेखी की है। बजट ने कभी भी पहले इतना निराश नहीं किया था। औद्योगिक इकाइयों को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और जो लोग अपनी नौकरी खो चुके हैं और अभी भी नौकरियों की तलाश में हैं, उन्हें और भी ज्यादा निराशा हुई है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सांसदों को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था कि वो पेट्रोलियम और डीजल सहित कई उत्पादों पर उपकर लगाएगी। पेट्रोल पर प्रति लीटर 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर सेस किसानों सहित औसत नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। पेट्रोल डीजल पर सेस उन किसानों के लिए, उन हजारों किसानों के खिलाफ एक प्रतिशोधी कृत्य है जिन्होंने इतिहास की सबसे लंबी ट्रैक्टर रैली निकाली। ये संघवाद के लिए भी एक झटका है, क्योंकि राज्यों को सेस से राजस्व का हिस्सा नहीं मिलता है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा, मोदी सरकार के बजट का एक शब्द में सार है धोखा। इस बजट का नाम है धोखेबाज बजट। ये धोखे पर आधारित है। उन्होंने कहा कि बजट में विनिवेश के बारे में कहा जा सकता है, बेच खाएंगे सब कुछ, छोड़ेंगे नहीं अब कुछ। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कटाक्ष किया कि ये बीजेपी सरकार मुझे उस गैराज मैकेनिक की याद दिला रही है जिसने अपने कस्टमर से कहा कि मैं तुम्हारे ब्रेक ठीक नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने तुम्हारे हॉर्न की आवाज बढ़ा दी है। वहीं किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष, जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के संयोजक मंडल के सदस्य, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के वर्किंग ग्रुप के मेंबर और पूर्व विधायक डॉक्टर सुनीलम ने केंद्र सरकार के बजट को निराशाजनक और पूंजीपतियों को छूट देने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि किसान संगठन को उम्मीद थी कि सरकार द्वारा किसानों की संपूर्ण कर्जा मुक्ति तथा सभी कृषि उत्पादों की लागत से 1.5 गुना दाम पर खरीद की कानूनी गारंटी देते हुए बजट में प्रावधान किया जाएगा, लेकिन सरकार ने दोनों ही योजनाओं के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है। बजट ने सरकार के किसानों की आय दुगना करने के दावे की भी पोल खोल दी है। सरकार ने एक बार फिर से झूठ बोला है कि देश में लागत से 1.5 गुना दाम पर खरीद की जा रही है, जबकि गेहूं और धान भी पूरे देश में समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा जा रहा है। 23 कृषि उत्पादों की समर्थन मूल्य पर खरीद की बात तो बहुत दूर है।
सरकार ने आत्महत्या पीड़ित किसान परिवारों के लिए और ऐसे क्षेत्रों के लिए जहां सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करते हैं, उन किसानों के लिए भी कोई विशेष प्रावधान नहीं किया है। इसी तरह से सरकार द्वारा खेतीहर मजदूर को रोजगार गारंटी देने के लिए मनरेगा में कृषि क्षेत्र के बजट में कोई भी प्रावधान नहीं किया है। वहीं भाकपा माले यानी सीपीआईएमएल ने मांग की है कि सरकार इस बजट को वापस ले, इस पर पुनर्विचार करे और इसे जनता की मदद के लिए दोबारा लाए।